हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों के लिए पर्यावरण की क्लास लेकर आया हूं, जो कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो भी टेट एग्ज़ाम होते हैं जिनमें भी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 21 वर्ष से 18 वर्ष, बी 18 से 21 वर्ष, सी है 18 से 16 वर्ष और डी है 14 से 18 वर्ष। देखिए, ऑप्शन किसी भी ऑप्शन को चुनने से पहले ये याद रखिएगा कि लड़के एवं लड़कियों का जो नाम आप पढ़े हो वो किस क्रम में पढ़े हो। तो पहले आपको लड़के की आयु सिलेक्ट करना है और लड़कियों की, कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 से 18 वर्ष। अच्छा, अभी एक नया अधिनियम पास हो गया है, हालांकि वह अभी लागू नहीं हुआ है, कि लड़कियों की एज 21 वर्ष कर दी गई है न्यूनतम विवाह के लिए। ठीक है, तो ये आंसर जो 1955 में आया था हिंदू विवाह एक्ट के तहत, उसी के अनुसार हम चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। ए भोजन भंडारण और संचित करना, बी है ह्यूमस उपलब्ध कराना, सी पौधे को सहारा देना और डी जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा कि ह्यूमस उपलब्ध कराना यह जड़ का कार्य नहीं होता। इसके अलावा जड़ भोजन संचित करता है, भोजन का भंडारण करता है, पौधे को बेच देता है, सहारा देता है, जल तथा खनिजों का अवशोषण करता है। इसके अलावा मैं बता दूं, पौधे में जाइलम और फ्लोएम दो मुख्य घटक होते हैं। जाइलम जो है जल को संचित करने का कार्य करता है तनों में या पत्तियों में। इसके अलावा फ्लोएम का कार्य होता है खनिज लवण एवं जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो यह भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। ऑप्शन ए है हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की क्रिया आप जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का अब्जॉर्प्शन होता है और O2 मतलब ऑक्सीजन निकलती है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सूर्य, बी पेट्रोलियम, सी जल और डी वायु। देखिए, आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है। इसमें से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है पेट्रोलियम, यह अक्षय संसाधन नहीं है, मतलब उपयोग होने के बाद यह प्रकृति से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सूर्य, जल और वायु ये हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम नवीनीकरण और अनवीनीकरण के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नवीनीकरण संसाधन सूर्य, जल, वायु, पौधे, ये सभी नवीनीकरण संसाधन है। इसके अलावा पेट्रोलियम, डीजल और ये सभी चीज़ें ये अनवीनीकृत संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ के मोटे तनों से बनाया जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है। ठीक है, पढ़ दिए अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं, ऑप्शन दिया गया है मेघालय, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू और कश्मीर और डी है अरुणाचल प्रदेश। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर। अच्छा, जम्मू और कश्मीर क्यों कहा गया, यहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है ठंडे देशों में, है ना, ठंडे प्रदेशों में। तो जम्मू और कश्मीर में जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लेह में ये लोग अपने घर ऐसे बनाते हैं, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी से, पेड़ों के मोटे तनों पर छतें बनाते हैं। घरों की छतें समतल होती हैं। तो इस प्रकार रहता है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक ठंडी पड़ती है, बर्फबारी होती है, इसलिए इनको ऐसा बनाया जाता है ना। ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है एल्बुमिन, बी ग्लोब्युलिन, सी है ग्लोबिन या डी कैसीन। तो आप जानते हैं दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कैसीन होता है। ठीक है, कैसीन जो क्या है, प्राणियों के दूध में पाया जाने वाला मुख्य रूप से फॉस्फोप्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, यह प्रोटीन 80% तक गाय के दूध में होता है और 20 से 45% तक स्त्रियों के दूध में होता है। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ए आलू चिप्स, बी दूध पनीर, सी है सेब और जैम, या डी है कच्चा आम अचार। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि दूध और पनीर जो है यह खाद्य संरक्षण के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इसे अत्यधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा आलू और चिप्स को हम काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, सेब और जैम को भी इसके, और कच्चा और आम तो सालों साल तक रहता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? ए स्कर्वी, बी टाइफाइड, सी मलेरिया, या डी एनीमिया। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टाइफाइड जो है यह गंदे पानी से फैलता है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन एक क्या थे? ऑप्शन नंबर ए है पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, परिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, या डी पक्षी वैज्ञानिक थे। तो एम एस स्वामीनाथन एक एक कृषि वैज्ञानिक थे, और इन्होंने ही हरित क्रांति को बढ़ावा दिया था, और इन्हीं के समय में ही हरित क्रांति का विकास हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के महत्व के कारण हैं। ए है ग्रीन गोल्ड, बी ग्रीन आइसलैंड, सी ग्रीन हाउस, या डी ग्रीन सिल्वर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनों के महत्व का कारण है ग्रीन गोल्ड। ठीक है, और वनों को ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी जल वाष्प, और डी उपयुक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, बी है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, सी दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस, या डी दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन। देखिए ये क्वेश्चन सीटेट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और काफ़ी बार रिपीट भी होता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, ये सभी पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ए जयपुर में, बी उदयपुर में, सी जोधपुर में, और डी अजमेर में। तो पुष्कर मेला जो है अजमेर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए। ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी है ज्वरीय ऊर्जा, और डी प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की आर्द्रता नमी को किसके द्वारा नापा जाता है? ए बैरोमीटर के द्वारा, बी है हाइड्रोमीटर के द्वारा, सी है फेदोमीटर के द्वारा, और डी मर्केडी स्केल के द्वारा। तो जल की आर्द्रता या नमी को हम मापते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं जो बैरोमीटर है इससे हम भूमंडलीय तापमान कि मौसम कैसा रहने वाला है यह मापते हैं, सामान्यतः वायु दाब कह सकते हैं। ठीक है, फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई मापते हैं। ठीक है, और जो मर्केली स्केल होता है इससे हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ठीक है, रिएक्टर स्केल भी कहते हैं, ये वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु में, बी हैदराबाद में, सी मुंबई में, और डी है तिरुवनंतपुरम में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, तो यह बेंगलुरु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुनीता विलियम्स कौन है? ए अंतरिक्ष यात्री, बी मिसाइल विज्ञानी, सी नाभिकीय वैज्ञानिक, या डी है अंतरिक्ष भौतिक वैज्ञानिक। तो सुनीता विलियम्स ये एक अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, और इनके बारे में बता दूं कि सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी।
इसके अलावा पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला को आप जानते हैं। कल्पना चावला भारतीय मूल की वह पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसमस डे दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आप जानते हैं अभी जस्ट ही क्रिसमस डे निकला है पिछले मंथ 25 दिसंबर को, तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ए 13, बी 9, सी 10 और डी 14। तो खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप जानते हैं खो खो की एक टीम में 9 खिलाड़ियाँ होते हैं। 9 खिलाड़ी खो खो की एक टीम में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात और डी मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? ए नेशनल जियोग्राफी, बी डिस्कवरी, सी एनिमल प्लांटेन या डी उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए ये सारे चैनल महत्वपूर्ण हैं। इन सारे चैनलों से हमें पर्यावरण या नेचर के बारे में पता चलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? ए विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, बी है श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, सी है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या डी व्याख्यान एवं श्रुतलेख। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ए अवलोकन, बी जांच सूची, सी अधिविन्यास या डी लिखित प्रश्न। ठीक है, तो रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अनुमान लगाने का कौशल, बी लेखन कला का कौशल, सी संप्रेषण कौशल या डी मापने का कौशल। तो बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने या मौसम का हाल दर्ज करने, इससे संबंधित या कोई प्रश्न पूछ रहे हैं उससे संबंधित, तो यह विकास होता है इसमें संप्रेषण कौशल का। ठीक है, क्योंकि बच्चे जब एक दूसरे से बातचीत करेंगे, किसी प्रश्न का उत्तर देंगे, मौसम के बारे में बताएंगे, तो उनका संप्रेषण कौशल विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत का बच्चों को आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ए अवलोकन और अभिलेखन, बी अभिव्यक्ति, सी विश्लेषण या डी प्रयोग करना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण, ये तीनों ही शामिल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि ए इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है, बी यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, सी है कि यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है या डी सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो आपको बता दूं मैं कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में नहीं रखा गया है, क्योंकि इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं इसको अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ए परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास, बी है बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, सी है बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, डी है बच्चों को जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण कराना। देखिए इनमें से जो निगेटिव आपको दिख रहा है उसको सबसे पहले हटाएं। जैसे कि अब हालांकि प्रश्न पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है,
नहीं है के लिए नेगेटिव वाला ही आंसर आपको चाहिए। तो क्या दिया है, सिर्फ परिभाषाएं याद करना, इससे बच्चा प्रोत्साहित नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा। यदि इस प्रश्न में पूछे कि पर्यावरण शिक्षण का क्या उद्देश्य है, तो आप सीधे सी बात है कि ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे ऑप्शनों को पहले हटाएंगे जिसमें केवल को उपयोग किया गया हो या सिर्फ परिभाषाएं याद करने पर बल दिया गया हो, ऐसे ऑप्शनों को पहले हटाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह ए एकीकृत, बी समावेशी, सी विषयगत या डी उपयुक्त सभी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर डी कि पर्यावरण अध्ययन जो एकीकृत भी हो, समावेशी भी हो और विषयगत भी हो, तो इस प्रकार से बच्चे का समग्र शिक्षा का कारण बनेगा और यह उनके विकास में भी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, बी है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, सी है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, या डी अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। मैंने आपको कहा था कि अगर नहीं वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग, या जिस ऑप्शन में नेगेटिव शब्द यूज़ किया गया है उसको पहले पकड़ेंगे। जैसे कि रट कर याद कर लेना, रोट मेमोरी, किसी बच्चे के विकास के लिए रोट मेमोरी बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ए पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, बी है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, सी है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, या डी है कि यह बच्चों की सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर ए जिसमें कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, दो। तीसरा, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ठीक है। चूँकि प्रश्न में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने को प्रोत्साहित करेगा, तो ये तीन ऑप्शन हैं जो कि इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और यदि सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद जो भी मैं वीडियो लाऊंगा इससे अच्छी वीडियो और अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो पर्यावरण के अच्छे क्वेश्चंस के लिए वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।